नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब तक संगठन में मदन लाल आजाद दूसरी भारत यात्रा पर निकले हैं और जब तक के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। सर धन्यवाद। और आपको तो कोट कोट नमन करता हूं सर कि आपका चैनल आज से नहीं, मैं देख रहा हूं बहुत पहले से हर ठगी पीड़ित, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरू, साई प्रकाश, श्रीराम या अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबकी लगातार आवाज उठाता रहा। हम आपको और आपकी टीम को कोट कोट नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं सर। रमेश जी, मेरा पहला ही प्रश्न है कि आप जो भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या उपलब्धि है आपकी भारत यात्रा की? सर, उपलब्धि देखा जाए मिशन भुगतान भारत यात्रा की जो द्वितीय कड़ी में, प्रथम कड़ी में तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, केवल जन जागरण थोड़ा बहुत हो पाया था, लेकिन द्वितीय कड़ी में सर वो उपलब्धि देखा जाए तो कि अब जहां पे जाया जा रहा, चाहे झांसी रहा हो या ललितपुर रहा हो या फतेहपुर रहा हो, कौशाम्बी रहा हो, प्रयागराज रहा हो या लखनऊ, कन्नौज, जहां जहां जाया गया एक चीज सर देखने में जन सैलाब उमड़ा। और एक सबसे बड़ी बात थी, अगर 5% एजेंट थे तो 95% सर निवेशक आया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जमा करता अब जागने लगा है। और सर ये आपकी उपलब्धि है कि आज तक जो अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे थे, झांसी में ये कंडीशन हो गई कि सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक को, यानी हम लोगों के साथ 1 से 1.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च करना पड़ा। और यहाँ तक कि सिटी मजिस्ट्रेट झांसी के स्वयं जाके थाने में जो है FIR दर्ज करवाए हैं सहारा और अन्य कंपनियों के खिलाफ। ये जो तो ये भारत सर बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये जो भारत जी सर। यात्रा, हाँ, भारत यात्रा आपकी निकल रही है, ये जी सर। कहाँ कहाँ से निकल चुकी है और कहाँ कहाँ जानी है? सर अभी तो देखा जाए कि मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह यूपी में काफी जनपदों में अभी तक पहुंच चुकी है और अभी लगातार जो है जारी भी है। और मध्य प्रदेश भी शुरुआत हो गई है, धार वगैरह लगभग हो गई है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में फिर जो है 10 तारीख को शायद लगा हुआ है, सर जी का 9 और 10 को प्रोग्राम लगा हुआ है। और उसके बाद में फिर 14 तारीख को फिर यहाँ हरदोई लगा हुआ है और 23 तारीख को बाराबंकी लगा हुआ है। तो अभी तो ये शुरुआत है। हमें लगता है कि 23 मार्च को जो जंतर मंतर कर्तव्य पत्र पे, जंतर मंतर नहीं बल्कि कर्तव्य पत्र पे जो आना है। तो ये जो भारत यात्रा आपकी निकल रही है, इसमें कोई जी ऐसा सर। प्रकरण हमारे दर्शकों को बताइए कि मार्मिक प्रकरण, कि जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में निवेशकों की बहुत बड़ी परेशानी है। अरे सर, अब एक प्रकरण क्या बताया जाए कि हम कई बार कह चुके, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, अन्य डिस्ट्रिक्ट में जैसे देखा जाए ऐसे थे कि मान लो कि जो हमारे पीड़ित कार्यकर्ता या जमा करता थे, यहाँ तक कि पूरा परिवार का परिवार जो है, यानी विषपान कर लिया, पूरा परिवार खत्म हो गया। मैंने बताया था पिछले बार भी, विदिशा का मामला था कि वो बैंक में थे, रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में बेचारे आए और लगभग बैंक में होने की वजह से लोग उन पे भरोसा किए और लोग पैसा जमा करते रहे और करवाते रहे लोगों का। कंडीशन ये आ गई, 14 करोड़ का मकान 4.5 करोड़ में बेच दिया और अंत में फिर भी जब लोग परेशान किए, उन्होंने जो है वो उनकी लड़की और उनकी पत्नी सारे जहर खा लिए और पूरे परिवार नष्ट हो गया। तो एक प्रकरण के आप बाराबंकी जनपद पहुंच जाइए, संदीप मौर्य वाला यह मैटर हुआ था, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, सुब्रत राय समेत, मैनेजर और एरिया मैनेजर, अन्य बहुत लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। तो यही है कि सर एक नहीं, करीब लाखों परिवारों को काल का ग्रास बना लिया है इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो सर एक नहीं, हिंदुस्तान में तो सर लाखों परिवार ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं भाइयों और बहनों, आज उन बहनों की मैं स्थिति परिस्थिति देखता हूँ, मिलता हूँ सर। झांसी में यह कंडीशन थी कि महिलाएं रो रही थी पहले, रोने के बाद में फिर कहीं ना कहीं उन्हें क्रोध आया, आखिर में सिटी मजिस्ट्रेट को घेर लिया और कहा कि पैसा तो आज लेके जाएंगे। आखिर में सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहा, भाई संगठन का जो अध्यक्ष है वो समझाए। तो हमने कहा सर ये हम समझाने से क्या, ये तो दर्द है इनका। और आज जो है कहीं ना कहीं आप अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी बनती है। जो हमारा सेंटर का कानून है, वर्ष 2019
या हमारा पीआईडी एक्ट जिसे हम बोलते हैं वित्तीय अधिष्ठान जमा करता हित संरचना अधिनियम 2016, इसके तहत एक टाइम बाउंड में इनका पैसा भुगतान करवाएं, तभी इनका दर्द खत्म होगा और तभी ये शायद इनके आंसू और जो आज ये क्रोध गुस्सा दिख रहा है और ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस समय इनका पैसा मिल जाएगा सारे सिकवे गिले जो भी है सब भूल जाएंगे सर। रमेश सिंह तो जी, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई। आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए थे और कैसे कैसे आपसे ठगी हाँ हुई? सर, हाँ सर, जो हम जिस कंपनी से जुड़े हुए थे तो उसका नाम था साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, और ये कंपनी सर ग्वालियर से रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी के मालिक जो थे पुष्पेंद्र सिंह बघेल थे, जिसे कंपनी को देखा जाए हमारे कानून मंत्री रहे उस समय कांग्रेस में सलमान खुर्शीद जी ने इनको पावर, यहाँ तक कि पावर प्लांट का भी लाइसेंस दिया था, प्रशंसा पत्र दिया था, खबर भारती न्यूज चैनल ही लिखा था। इस कंपनी से जुड़े हुए थे और इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं देखा कि हमारे दिग्विजय सिंह भी आए थे, भाजपा के प्रवक्ता थे, तो इस तरह से देखा कि सारे हमारे मंत्री जो सेंटर के मंत्री हैं या विधायक सांसद हैं इनके मंच को साझा कर रहे हैं और प्रशंसा पत्र दे रहे हैं, तो हमें लगता है सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है और सरकार से ही रजिस्टर्ड है, तो हमने अपना भी पैसा लगाया और कुछ लोगों का और लगवा दिया सर। अब तक ये देखा गया जो संगठन तैयार होते हैं ठगी कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए, जी ये सर। माना जाता है जो लोग नेतृत्व करते हैं वो चंदा का पैसा बटोरते और निकल लेते हैं। मदन लाल आजाद जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, साधारण व्यक्ति है और संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव है, तो कैसे आपने मदन लाल आजाद पर विश्वास किया? सर कहीं ना कहीं देखिए कि अब एक इतना बार मतलब हम लोग ठगे और चले गए थे, तो सर पहली बात तो भरोसा कहीं नहीं करना था, और इसके पहले हम कई जगह ऐसे भरोसा करके अपना पैसा गंवा चुके थे, किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे, और वकीलों के माध्यम से भी हमें कई जगह छला गया, पैसा ले लिया गया, मेरा काम नहीं किया गया, तो हमारे पास भरोसे का अलावा, लेकिन मदन सर की कुछ बातों से और उनके चाल ढंग से और मैंने जो उनका तरीका देखा, हमें लगा कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी 1 रुपए से लेके कोई कंडीशन नहीं उन्होंने लगाई थी कि आप हमारे संगठन का मेंबरशिप लेते हैं तो 1 रुपए से लेके 2100 रुपया, तो जहां सर लाखों रुपए दे चुके थे, और मुझे इनकी बात में भरोसा दम लगा कि हाँ में। और फिर जैसे हम इसके मेंबर संगठन के बने और बनने के बाद उस समय सर बहुत छोटा संगठन था, फिर शुरुआत किया, तो सर धीरे धीरे साथ में रहने के बाद में अच्छाई बुराई समझ में आ ही जाती, और वास्तविक में देखा जाए ये ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन के जो राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक मदन लाल आजाद जी हैं, अन्य जो कौन कैसे है, खैर मैं उन पर उंगली नहीं उठाऊंगा, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो लोग पैसे के लिए आए हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्थान थे जैसे कन्नौज था, बहुत ऐसे जगह सर, ये अभी देखा जाए वहां गए थे, अरे ये यहाँ गए थे सर, अच्छा नाम है उसका, वो अरे कौन सा प्रदेश है सर, बिहार के पास पड़ता है, वहां गए थे, झारखंड सर, हाँ झारखंड सर, ये गए थे और झारखंड में इनको 1 रुपया नहीं मिला सर, और 6 दिन का प्रोग्राम किया बगैर पैसे के, खाली किराया भर मिल पाया, चले। ऐसे साधारण आदमी है कि जो लोग इनके ऊपर उंगली उठाते हैं, मुझे तो कहते कन्नौज से लेके हम बहुत जगह देखे जहां सर इनको चाय को नहीं पूछा गया, लेकिन पर उपकार का ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर उनके साथ है, कहीं से अगर कुछ नहीं मिलता है तो कहीं से कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो कवर हो जाता है उनका किराया भाड़ा और उनका अपना खर्चा, बाकी वो देखते हैं जो चीजें उपलब्ध का लीगल तरीके से करते हैं। और सर इनके संगठन में एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है मदन लाल सर के कि लीगली कार्रवाई करते हैं, कभी पुलिस से लेकर के शासन प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, विधि सम्मत तरीके से संविधान के दायरे में रह के, और कभी अभी इनके संगठन में ऐसा भी नहीं हो कहीं लाठीचार्ज हुआ हो, क्योंकि ये जो करते हैं वो कानून के दायरे में रह के करते हैं सर। आपका जो आंदोलन चल रहा है, जो भारत यात्रा चल रही है, इसके प्रति शासन प्रशासन का क्या रवैया है? सर बहुत देखा जाए बहुत अच्छा रवैया तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, लगातार जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ गया है कि शासन लखनऊ में जहां एक भुगतान के लिए 1 विंडो खुलना चाहिए था, 24 और 49 नंबर में 2 विंडो खुल गए हैं, और चाहे महोबा हो चाहे प्रयागराज हो, अब हर जगह अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त फाइनेंस को जो सक्षम अधिकारी वित्तीय अधिष्ठान जमा करता है, इस संरक्षण अधिनियम 2016 में बनाया गया था, उसमें सर वो अब भुगतान का दावा स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जन जागरण जो चेतना अभियान जो चल रहा था, अब निवेशक जागने लगा है सर, तो इसलिए अब विंडो खुल गए, भुगतान का दावा ले रहे हैं, और बात भी चाहे पुलिस अधिकारी भी हैं अच्छे ढंग से बात करना शुरू कर दिए, और ये कहीं ना कहीं सर देखा जाए ये आपके संगठन के लोगों को जागने की वजह से ऐसा संभव हो पाया। बर्ड्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है,
वो अभी किसी जिले में हुई है, किसी जिले में हुई है क्या? सर बर्ड्स एक्ट के तहत देखा जाए तो विधिक राय ले ली गई है और महोबा में भी ली गई है, लखनऊ में भी विधिक राय ली जा रही है और विधिक राय ले ली गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी लेटेस्ट में एक कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया है ठगों के, और बहुत बड़ा झटका दे दिया है कि यानी बर्ड्स एक्ट 2019 और राज्य के पीआईडी एक्ट को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 439 के तहत ठगों को जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं माने जाएंगे। बर्ड्स एक्ट एवं पीआईडी एक्ट में दर्ज एफआईआर जमानत पर सुनवाई का पहला अधिकार नामित अदालत को ही करेगी। ये नहीं कि ये आप यहाँ इनके खिलाफ एफआईआर हो गई या छोटी अदालत में कई केस पड़ गया, हाई कोर्ट से ये जो ले लेते थे ना जमानत, अब वो अग्रिम जमानत नहीं हो पाएगी सर इनकी। हाई कोर्ट जो है, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है सर। और देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हैं, उन्होंने एक बात कही है कि 10, 20, 30 साल तक अब उपभोक्ता इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा सीबीआई ईडी की एंट्री के जांच में होती है देरी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जो है उनसे पूछा सीबीआई के डायरेक्टर से कि मतलब जो अभी तक तुम जिन कंपनियों की जांच आपको मिली है, इनमें अभी तक कितने लोगों का आपने पैसा दिलाया है? जांच तो आप बहुत दिन से कर रहे हो, तो 10 साल, 20 साल, 30 साल अब उपभोक्ता इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इनमें कहीं ना कहीं जो आपका धरना प्रदर्शन ज्ञापन हो रहा है, जन जागरण हो रहा है, तो सर वो भी कहीं ना कहीं देखते तो वही है। और उन्हें भी लगता है कि पीढ़ी जमाकर्ताओं के या कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है और न्याय होना चाहिए। और सर ये जो जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को ओडिशा में जो है करोड़ों रुपए की चिटफंड घोटाले की जांच के मामले में जनहित याचिका पे सुनवाई किया था सर ये। और रमेश जी, तो सर कहीं ना कहीं न्यायालय भी संज्ञान लेने लगी है। रमेश जी, ये देखा जा रहा है कि लोगों का कानून से विश्वास उठता जा रहा है। जैसे देश में एक सुब्रत राय का जो प्रकरण है, एक वो बहुत बड़ा उदाहरण बन के उभरा है कि एक आदमी 6 साल से पैरोल पर है, यही कानून है। जी सर। एक आदमी सारे जी तंत्र सर। को ठेंगा दिखा रहा है, यही कानून है। एक आदमी के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस लेकर आई है, बिहार पुलिस लेकर आई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और उस प्रदेश में वो आदमी खुलेआम घूम रहा है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरे देश में जिसकी गूंज रही है कि बुलडोजर, वो कोई आरोपी होता है बुलडोजर चला देते हैं। तो ऐसे में बर्ड्स एक्ट के तहत कैसे पैसा मिलेगा, ये थोड़ा हमें समझाइए। हाँ सर, देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे यूपी में बाबा जी इस मामले में तो फेमस हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन सहारा ही नहीं, बाइक बोर्ड का मामला ले लिया जाए, जिसका हेड ऑफिस जो है आज यूपी में ही है, उस पर भी आज तक बाबा का बुलडोजर नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन मार्क तो लगता है सर कि और कहीं ना कहीं एक चीज हमें और जो दिखती है सर, चाहे राजनीतिक पार्टी में हमारी वर्तमान सरकार हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जो पहले बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जहां जहां की सरकार बनी वहां पे उन्होंने जो है निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया है। और जहां गुजरात में चुनाव हुआ वहां पे भी देखा जाए इन्होंने निवेशकों का कोई मुद्दा आम आदमी पार्टी भी नहीं उठाया है। और बाबा जी के भी देखा जाए सहारा इंडिया के जो सुब्रत राय हैं उनके साथ भी इनके मंच साझा किए फोटो है। और हमें लगता है इन सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता का कोई ना कोई वीक पॉइंट सुब्रत राय के पास है, इसलिए इस ठग के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से परहेज कर रही है हमारी सारी सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों सर। रमेश जी, एक प्रश्न उठता है, इसमें मेरी लोगों से बातें होती है कि सहारा इंडिया के अलावा जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं, कई संगठन जो है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक मंच पर आ नहीं पा रहे, एक बैनर तले वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई कमजोर पड़ रही है। तो क्या कारण है कि एक मंच के जो है एक मंच पर एक बैनर तले सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं? सर पहला तो कारण है कि हमें जो लगता है कि अहम कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कई संगठनों से स्वयं फोन करके संपर्क किया, अहम टकरा रहा है। और कुछ ऐसे संगठन है जिनका नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन वो नेतागिरी करना ही चाहते कि हमें। और एक चीज मैं तो आपको पिछली बार भी बताया था, कुछ नाम उनका फिर भी नहीं लेंगे, लेकिन उनसे मैंने फोन किया कि सर जब लड़ाई एक है, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, मिशन एक है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का एक टाइम बाउंड में पैसा मिल जाए और जो हमारे कार्यकर्ता उनका गला छूट जाए, तो आखिर अलग अलग क्यों? हम लोग एक ही मंच पे एक बार आ जाते हैं,
और इस समस्या का समाधान हो जाए, ये समस्या जो इसका अंत हो जाए। तो उन्होंने प्रश्नल पे एक ही बात कहा था कि अगर इस समस्या का समाधान हो जाएगा मुझे कौन पूछेगा। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए वो नेता बनना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए। सर मैंने पहले भी कहा कभी मैं पंची का चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाधान हो जाए, हम लोगों का गला छूट जाए, हमारे पीड़ित जमा करता जो आत्महत्या कर रहे या कार्य करता है, जिनके ऊपर आज भी कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, इससे वो छुटकारा पा जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सर हमारा जो एजेंट है जिसे कार्यकर्ता बोलते हैं, बहुत दयनीय दशा में गुजर रहा है। यहाँ तक कि थाने से लेकर उस पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ निवेशक, दूसरी तरफ पुलिस। अगर कोई प्रार्थना पत्र, हम लोग कई हमारे लखनऊ में कई जगह जो है सहारा के पक्ष के एजेंटों को बुलाया गया, कहा पैसा ये देंगे, हमने कहा नहीं सरकार ने लाइसेंस दिया है और उनकी प्रॉपर्टी अकाउंट फीस सरकार ने किया, पैसा सरकार के पास है, सरकार देगी। एजेंट ने तो सर अपना पैसा जमा किया, अपना पैसा जमा करने के बाद में जो रोजगार मुहैया करा रही थी कंपनी और सरकार का ठप्पा देख करके कुछ लोगों का लगवा दिया, तो सर उसका कोई दोष नहीं है। कहा तो कहते हैं ना सर, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि जब सरकारी कंपनी थी प्राइवेट में क्यों इन्होंने पैसा जमा किया, तो हमने कहा इसलिए कि जब सरकारी कंपनी थी सरकार ने प्राइवेट को क्यों लाइसेंस दिया, इसलिए जमा किया, क्योंकि हम सरकार पे भरोसा करते हैं। अगर प्राइवेट बैंकें थी तो मतलब सरकारी बैंकें थी, प्राइवेट बैंक को क्यों लाइसेंस दिया। अगर सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता क्यों दी गई, तो जब मान्यता दी गई हमारी सरकार ने ही दिया है तो हम लोग भरोसा कर रहे हैं। हमने कहा सर आपके बच्चे भी अगर पूछा जाए किस स्कूल में पढ़ रहे, किसी प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, सरकारी में तो नहीं पढ़ा रहे। नहीं, सरकार एक नियम बना दे कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आएगा उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, तो लोग सरकारी में पढ़ना शुरू कर देंगे। सर कोई जवाब नहीं था, जब प्रश्न उनके आते हैं और जब सटीक जवाब उनको मिलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस लड़ाई में तो सर मैंने महसूस किया है आपका जो जी संगठन सर, जब तक वो कहता कि सरकार पैसा देगी, और ऑल इंडिया जन जी सर, आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है उसका ये कहना है कि हमने सारा इंडिया को पैसा दिया है, हम सरकार से क्यों मांगे। तो ये दोनों अपने आप में विरोधाभास है। और लेकिन मैं आज रमेश सिंह जी जो है वो जब तक के राष्ट्रीय महासचिव है, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कि मैं खुलासा कर दूं, एक बड़ा दबाव मुझ पर यह पड़ रहा है कि मदन लाल आजाद और अवधेश जी शुक्ल सर, जो जी दोनों अपने जो संगठन के जो मुखिया हैं, जी सर, उनके जो विचार नहीं मिल रहे हैं, वो एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, या कहीं ना विरोधाभास है, कि आप उन्हें एक मंच पे लाइए और उनके जो गिले शिकवे दूर करके इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। तो मैं जी सर, आज यदि आपसे बात हो रही है कि इस बात को मैं खुलासा कर दूं कि मेरा प्रयास जी ये सर, होगा कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मैं मदन लाल आजाद और अभयदेव शुक्ल दोनों को लाऊंगा, और दोनों के अपने ही हाँ सर कॉल आ जाती है, हाँ सर, जी मदन लाल आजाद और अभयदेव शुक्ल को अपने फाइट फॉर राइट जी के इस कार्यक्रम में लाऊंगा। एक में मेरा अपना जी कार्यक्रम सर, रहा है लागना लपेट, मैं खुलासा कर जी दूं, सर, जी सर, तो मैं जल्दी ही जी अपना जी लागना लपेट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। और पहले ही कार्यक्रम जी में सर, मैं मदन लाल आजाद से भी बात करूंगा, अभयदेव शुक्ल से भी बात करूंगा, और दोनों को जी उस सर, कार्यक्रम में लाऊंगा, और दोनों के जी सर, अपने जी कार्यक्रम के माध्यम से दोनों के गिले शिकवे दूर करा के, कि भले ही लड़ाई जी अलग सर, जी अलग सर, लड़ते रहे वो लोग, लेकिन एक जी ये जी संदेश जाए देश में कि दोनों जो है एक मंच के पर आ सकते हैं, एक बैनर तले आ सकते हैं, या बीच बीच में एक बिल्कुल दूसरे सर, बिल्कुल कार्यक्रम में जाएं। तो पहला ही बिल्कुल मेरा सर, कार्यक्रम बिल्कुल में मदन लाल आजाद और अभयदेव शुक्ल को बैठाऊंगा उसमें से। तो जी मैं सर, ये चाहता हूं कि ये देश में जो लड़ाई लड़ी जा रही है ठगी कंपनी के खिलाफ में, एक बैनर तले लड़ी जाए और सारे लोग संगठित होकर लड़े। रमेश जी, जी सर, जी सर, तो आपका जी क्या सर, जी सर। इसके इस बारे में क्या कहना है। नहीं सर, हमारा तो यही कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल होगी सर, और हमें लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। और चाहे अभयदेव शुक्ला जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर हो, और मदन लाल आजाद सर तो कई बार खैर शुक्ला जी को प्रयास किया कि एक मंच पे आए, लेकिन पता नहीं क्या अहम टकरा जाता, क्या उनकी अपनी पर्सनल क्या मैटर था मुझे नहीं पता है। लेकिन सर ये है, अगर ऐसा होता है तो ये शुभ संकेत होगा। और ये जो हमारे लिए अभी थोड़ा मुश्किलें आ रही थी, खैर अब तो बहुत सारी भीड़ हमारे निवेशक जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाएगा और आना चाहिए सर। हमें लगता है कि पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए
किसी कंपनी का हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरू हो, समृद्ध जीवन हो, चाहे कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आदर्श क्रेडिट हो, चंबल मालवा हो, अनंत निधि हो, ये सारे लोगों के लिए हित का ही होगा और जनहित के लिए ही निकले हैं सर। ये उद्देश्य भी है। हमारे जो गरीब पीड़ित हैं और जिनका मान लो देखा जाए बेरोजगार, किसी तरह से पेट काट कर इन कंपनियों में पैसा जमा किया था, तो उनका पैसा मिल जाए। और इसके लिए हमें एकजुट होना भी चाहिए और एक मंच पे आना चाहिए। और बाकी सर, सरकार पैसा देगी, ये मदन सर कहते हैं, ये सत्य भी है। इसका एक कारण है कि लाइसेंस भी उन्होंने दिया है, इनकी अकाउंट भी सरकार ने फ्रीज किए हैं, और यहाँ तक कि सर देखा जाए तो इनके प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के बाद जो सेल आउट हुआ है, चाहे सेबी हो, चाहे लोहड़ा कमेटी हो, या कोई लिक्विडेटर हो, वो पैसा भी आज सन 2016 और 17 से लेकर के सरकार के पास है। उसमें का देखा जाए ठीक ठाक इंटरेस्ट भी बन गया है। तो हमारे हिसाब से पैसा तो सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जनता जनार्दन सर, जो पैसा मैंने कभी नहीं दिया है सरकार को, वो पैसा सरकार हमें दे रही है। यानी जो सम्मान निधि है, 2-2 हजार रुपए हमने सरकार को तो नहीं दिया था ना, तो आज 2-2 हजार रुपए अगर किसानों को दिया जा रहा है, तो हमने तो ये पैसा दिया है इन कंपनियों को, वो आज सरकार के पास है, तो सर उनकी जिम्मेदारी बनती। बहुत प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे कर लिए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी अगर देखा जाए सर, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे प्राकृतिक निर्मित, कोई अगर 2-4-10 मतलब 100-200-300 लोगों अगर नहीं रह जाते हैं इस दुनिया में, काल का ग्रास बन जाते हैं, तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती। तो हमारी सदैव मांग रही है कि 1 लाख प्लस से ऊपर देखा जाए हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं, काल का ग्रास बन गए हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी से राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, राहत कोष बनाएं, और राहत कोष कर बनाने के बाद में हर पीड़ित जमाकर्ता को राहत कोष से राहत दिया जाए, और इनकी प्रॉपर्टी जो है सरकार अपने पास ले ले और सरकार इनका भुगतान कर दे। बाद में चाहे प्राइवेट सेक्टर में किसी को अगर सरकार मुहैया कराती है, तो पता लगा 1 करोड़ का बीघा लेती है, तो 10 करोड़ फिर भी हमारी प्रॉपर्टी जो मुहैया प्राइवेट सेक्टर को कराती है, उसमें भी सरकार कमाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को ही देना चाहिए पैसा, और वही देंगे भी सर। अंत में निवेश टोटल कंपनियों का हमारा टोटल कंपनियों का देखा जाए सर, 10 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा पूरे भारत में, और हमें लगता है 60 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारे देश का। ये 2 साल 3 साल में के अंदर चाहे तो सब आराम से निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और सरकार देगी, क्योंकि जन जागरण जन चेतना के अभियान से लोग जागरूक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब तक उनको डर नहीं होगा, वो डर अब दिखना शुरू हो गया सरकार में भी, और ठगों में तो दहशत है ही है सर। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से यही कहेंगे कि वो वक्त वो समय आ गया है, आप जो बहुत सारे लोग जाग गए हैं, जो नहीं जागे हैं वो जाग जाएं, और एक बार जिस तरह से जाग रहे हैं लोग, आ रहे हैं, एक बार केवल ये जाग कर एक बार एक जगह खड़े हो जाएं। और जो सर हम लाखों की संख्या बड़े बने, करोड़ों की संख्या बात करते, करोड़ों का संगठन है, करोड़ों लोग हैं, तो लोकल जगह पे तो सर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि 23 मार्च जब हम लोग दिल्ली जाएंगे, इस बार सर लाखों के ऊपर संख्या वहां दिखेगी। और निवेशक को यह संदेश देंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, केवल जागरूक हो जाए, और साथ में जो आपके पक्ष के, आपके हित की, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाए। सरकार घुटने पे आ जाएगी और आपका भुगतान कर देगी। और बगैर भुगतान लिए अब हम बैठने वाले, या हमारा संगठन या अन्य जो संगठन है, मैं तो उनकी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा संगठन अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना बर्स एक्ट के तहत भुगतान नहीं करवा देता है, तब तक सिर्फ बैठने वाला नहीं। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर।